हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 के लिए एडुटेरिया के जो प्रैक्टिस बुक को हम कवर कर रहे थे, आज हमारा यह तीसरा वीडियो है, यानी कि सेट नंबर यह 3 है। इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 और 2 को पूरी डिटेल में कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस सीरीज में हम लोग नए करंट अफेयर्स के साथ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, जो कि बिहार दरोगा और साथ ही साथ बिहार दरोगा मद्य निषेध की जो नई वैकेंसी 2023 में आई हुई है, उसके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वृद्धि कर यानी कि वैट को भारत में कब लागू किया गया। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे। साथ ही साथ जब सेशन यह समाप्त होगा तो अपना स्कोर जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वैट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। यहाँ मैं लिख देता हूँ, वैल्यू एडेड टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। वैट जो है यह एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, किस प्रकार का यह कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। भारत में वैट जो है 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया और सबसे पहले वैट लागू करने वाला जो राज्य था ये हरियाणा था। तो ध्यान रखेंगे 2005 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जीएसटी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। यह भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है और इसकी शुरुआत भारत में 1 जुलाई 2017 से हुई थी। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर कितने दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है। देखिए, मनरेगा की बात आई है। पहले इसका नाम क्या था? नरेगा था। ठीक है, नरेगा यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसका नाम बदल करके मनरेगा किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्लियर है? शुरुआत 2006 में की गई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर 15 दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया। हरित क्रांति शब्द जो है इसका प्रयोग जो है प्रथम बार विलियम एस गॉड ने किया था। विलियम एस गॉड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विलियम गॉड दिया गया है। विलियम एस गॉड ने पहली बार जो है हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था और पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। यहाँ पर देखिए नॉर्मन बोरलॉग है जो कि विश्व में हरित क्रांति का जनक इनको माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो वन और मत्स्य जो है फ्रेंड्स यह आते हैं किसके अंतर्गत? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। प्राथमिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। विनिर्माण, खनन, खादान ये सभी जो होते हैं द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत संचार, परिवहन, व्यापार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में सिडबी। यहाँ मैं लिख देता हूँ सिडबी। ठीक है, सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1990 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है ये लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि मोलेम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में स्थित है। मोलेम जो है यह कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह गोवा में है। अच्छा, गोवा में जो है फ्रेंड्स भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य है, ध्यान रखेंगे। और 2 इम्पोर्टेंट मैं वन्यजीव अभयारण्य का नाम बता रहा हूँ,
उसका नाम आप निश्चित रूप से याद रखेंगे, आपके लिए नया हो सकता है और ये भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो ये है बोंडला। ठीक है, बोंडला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है गोवा में। एक है कोटी गांव। ठीक है, कोटी गांव, कोटी गांव वन्य जीव अभयारण्य भी कहाँ पर है? तो गोवा में है। ये बोंडला आप याद रखेंगे कहाँ पर है? तो गोवा में है। कोटी गांव भी गोवा में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्न में से कौन पारितंत्र का अजैविक घटक है? एक जैविक घटक होता है और इसमें अजैविक पूछा गया है। तो जैविक घटक में कौन कौन से आते हैं? जितने भी मनुष्य हैं, जीवाणु हैं, ठीक है, ये सभी जैविक घटक में आते हैं। जल, वायु और मृदा ये अजैविक घटक हैं। जल, वायु, ठीक है, ये जो है अजैविक घटक हैं। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु जो होता है यह जैविक घटक के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन दुर्लभ जातियां यानी कि रेयर स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं? एक दुर्लभ जाति होता है और एक संकटपन जाति होती है, जो कि संकटग्रस्त जाति इसको कह सकते हैं हम। तो शुतुरमुर्ग और हिमचीता, शुतुरमुर्ग और हिमचीता जो है फ्रेंड्स यह दुर्लभ जातियों के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर इसका 3 और 4 हो जाएगा। अतः संकटपन जाति के अंतर्गत जो है यह कस्तूरी मृग और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कि विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। ठीक है, और 2022 में इसका थीम क्या था? तो ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। एक बार मैं और रिपीट कर दूं, ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ये था 2022 ओजोन दिवस का थीम। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और देखिए इससे पहले बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 2008 से लेकर के 2022 तक में, पिछली बार 2213 पदों की जो वैकेंसी आई हुई थी वहां तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर, हमारे सारे वीडियोज़ आपको मिल भी जाएंगे। किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी? अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो है यह 1972 में किया गया था। और अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। अंतरिक्ष कार्यक्रम 1962 में, और अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में किया गया था। अच्छा, इसरो की स्थापना कब की गई थी? इसरो की स्थापना जो है यह 1969 में यानी कि 1969 में किया गया था। अच्छा, वर्तमान में इसरो के जो चेयरपर्सन हैं कौन है? तो एस सोमनाथ हैं, और इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। इस प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होगा। देखिए, डीएनए में और आरएनए में दोनों में पेंटोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी? पेंटोज शर्करा। यहाँ देखिए पेंटोज दिया गया है। डीएनए में जो पेंटोज शर्करा पाई जाती है उसको डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीएनए में जो पेंटोज शर्करा पाई जाती है डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है। और आरएनए में जो पेंटोज शर्करा पाई जाती है उसको केवल राइबोज कहा जाता है। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डीएनए के पेंटोज शर्करा में डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है उसमें जो है हेक्सोन नामक शर्करा पाई जाती है। क्लियर है? अभी मैंने आपको बताया कि डीएनए में पेंटोज शर्करा पाई जाती है डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, और डीऑक्सीराइबोज में हेक्सोन नामक शर्करा पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए हेक्सोन भी दिया गया और यहाँ पेंटोज भी है। तो पेंटोज जो है यह डीएनए और आरएनए दोनों में भी पाया जाता है। तो बहुत जगह आपको आंसर पेंटोज भी मिलेगा और बहुत जगह आपको हेक्सोन भी मिलेगा, लेकिन हेक्सोन इसका राइट आंसर होगा क्योंकि डीऑक्सीराइबोज में हेक्सोज नामक शर्करा पाई जाती है। चलिए उसके बाद देखिए गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है। गोल कृमि जो है फ्रेंड्स यह कहाँ पर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है क्षुद्रांत में। ठीक है, क्षुद्रांत में होता है, और पेट में जब इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है गोल कृमि की तो क्या होता है? पेट में दर्द होने लगता है। ठीक है, चलिए तो क्षुद्रांत हो जाएगा। टिटेनस का कारण क्या है? टिटेनस जो होता है यह होता है जीवाणु के कारण। इस जीवाणु का नाम क्या है?
क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। यहाँ पर देखिए क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इस जीवाणु का नाम होता है और इस रोग के उपचार के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। इस विटामिन का नाम जो है विटामिन डी है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है और इसका निर्माण हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पराबैंगनी किरणों के द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल के द्वारा होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि कौन सी है। तो फ्रेंड्स यह जो विधि है इसको कहा जाता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर होगा, बिना बीज के फलों को विकसित किया जा सकता है। उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है। प्रकाश संश्लेषण के समय जो है मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो फ्रेंड्स यह जल से आती है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे स्वयं में उपस्थित क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त करते हैं। क्लियर है। चलिए पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मृदा से जल लेते हैं और ऑक्सीजन कहाँ से आती है इसमें, तो जल से आती है। तो जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है। अब यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है। देखिए ये जो है दो वर्णक हैं, एक तो पर्णपाती है, यहाँ पर्णपित लिखा गया, जेंथोफिल यहाँ देखिए अंग्रेजी में लिखा गया, और एक कैरोटीनॉइड है। ये दोनों जो होते हैं पादपों की अल्ट्रावायलेट रेज से रक्षा करने में सहायक होते हैं। तो बी भी आंसर होगा इसका और डी भी इसका आंसर होगा। ठीक है। चलिए कीटभक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है। अच्छा कीटभक्षी पादप के उदाहरण एक तो घटपर्णी हो गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक तो घटपर्णी हो गया, दूसरा मैं बता देता हूँ, नाम याद रखेंगे, ड्रोसेरा और तीसरा एड्रोवेंडा। ये कीटभक्षी पादप हैं और ये ऐसे मिट्टी में उगते हैं जहाँ पोषक तत्व विशेष करके नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि कवक यानी कि फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है। तो फ्रेंड्स यह जो बीमारी है इसका नाम है रिंग वर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाद, खाज, खुजली ये सब होता है किसके द्वारा, कवक के द्वारा। उसके बाद देखिए आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है। आणविक कक्षा का अभिन्यास जो है यह चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, किसमें पूछा गया है कि किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। क्लियर। देखिए ऑक्सीजन अभिक्रिया में जिन पदार्थों से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसको ऑक्सीकरण कहा जाता है। हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है, और ऑक्सीजन का योग होता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ऑक्सीकरण। ठीक है, क्लियर। और जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग होता है अथवा इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है अवकरण। क्लियर, यानी कि रिडक्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जिसमें लाभ होगा, जिसमें हाइड्रोजन का योग होगा, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा, उसको कहेंगे अवकरण यानी कि रिडक्शन। जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन का ह्रास होगा और इलेक्ट्रॉन का हानि होगा, उसको कहेंगे हम लोग ऑक्सीकरण। ठीक है। चलिए धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट करके सीट में परिवर्तित किया जा सकता है, क्या कहलाता है। तो पीट करके चादर में बदलने की क्रिया को आघात वर्धनीयता कहा जाता है, जबकि खींच करके तो लंबे तार के रूप में परिवर्तित जो किया जाता है उसको तन्यता कहा जाता है। तो यहाँ आघात वर्धनीयता हो जाएगा। चलिए ढलवा लोहा में कार्बन का प्रतिशत पूछा गया है कि कितना होता है। ढलवा लोहा में होता है 3 से 5%। ठीक है, पिटवा लोहा में कितना होता है, तो 0.04 से लेकर के 0.08 तक। स्टील में कितना होता है, तो 0.5 से लेकर के 1.5 तक। अगला प्रश्न है हमारा कि गैस तापमापी। देखिए गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि इसका कारण क्या है, तो क्योंकि बताइए गैसों का प्रसार द्रवों की तुलना में अधिक होता है। गैसों का प्रसार द्रवों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है। चलिए
आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्य अवस्था में होते हैं, जबकि इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है, तब इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब इस प्रणाली पर दाब डाला जाता है तो जल एवं बर्फ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राइट आंसर यहाँ पर होगा कोई प्रभाव नहीं होगा, यानी कि कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है? रॉकेट ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का जो है इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर त्रिज्या, यहाँ देखिएगा न्यूक्लियर त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या की बात नहीं की जा रही है। न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होता है? तो न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने वाला जो सबसे उपयुक्त यूनिट है यह फर्मी है। और परमाणु त्रिज्या का पूछेगा कि परमाणु त्रिज्या की माप किस में की जाती है? तो एंगस्ट्रम में की जाती है। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो यह अक्रिय गैस जो है जो यौगिक बना सकती है, तो यह कौन सा है फ्रेंड्स? यह जेनॉन है। जेनॉन का आयनन विभव कम होने के कारण विशेष परिस्थितियों में फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके यह रासायनिक यौगिक बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। तो यह जो है किसी भी दो निकाय के बीच ऊष्मा का प्रवाह उन निकायों के तापांतर के कारण होता है। उसमें ताप का जो अंतर होता है उसके कारण होता है, और ऊष्मा हमेशा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की ओर जाती है, ठीक है, और कुछ समय बाद उन्हें सामान्य ताप पर ले आती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है अभिवहन। क्या कहा जाता है? अभिवहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? याद रखना, प्रकाश अनुप्रस्थ है और ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि जो होती है यह अनुदैर्घ्य तरंग होती है। यहाँ पर देखिए अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश होता है, और यह जो है पूछा गया है कि किस प्रघटना में यह निर्णय लेने में सहायक होता है। तो फ्रेंड्स यह जो होता है यह ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। तो ये जो लहरें होती हैं यह पूछा गया है, तो यह अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की होती हैं। तो ए और बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। किस संतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है? बताइए। तो फ्रेंड्स यह अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता की यूनिट पूछा गया है, तो फ्रेंड्स यह मोह होता है, ठीक है, मोह राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा होती है, तो टेलीफोन लाइन में बहने वाली जो धारा है यह विद्युत धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह अधिकार जो है यह भारत के राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। अनुच्छेद 244 के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये सदस्य हैं 1/6। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत करता है। उन व्यक्तियों में से मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान एवं सामाजिक सेवा के संबंध में ज्ञान हो। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य विभाजन की परिधि से किसको बाहर रखा गया है? तो देखिए फ्रेंड्स आपको याद होगा कि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा जो है यह किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, परंतु न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है। तो न्यायपालिका शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? तो यह समिति जो है यह एल.एम. सिंघवी समिति है, ठीक है, एल.एम. सिंघवी समिति। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एल.एम. सिंघवी समिति। उसके बाद देखिएगा कि सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में किया गया था, रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में। राइट आंसर इसका हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध में सुधार के लिए।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि अनुच्छेद 51A में है, भाग 4A के। ठीक है, ध्यान रखेंगे टोटल 11 हम मौलिक कर्तव्य हैं। ध्यान रखिएगा कितने हैं, 11 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा गया है कि किसको मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं रखा गया है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं के संरक्षण राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, जो कि आर्टिकल 49 में वर्णित है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है, जिसे कहते हैं, तो इसको कहा जाता है प्रश्न उत्तर काल। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रश्न उत्तर काल। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता भारतीय संविधान के मूल अधिकार में अनुच्छेद 16 में वर्णित किया गया है। 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में क्या है, तो विधि के समक्ष समता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। देखिए राज्यसभा के विषय में सही क्या है, तो राज्यसभा के विषय में जो सही है वो क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा करेक्ट आंसर इसका एक अस्थाई सदन है, सही है। उसके बाद इसकी अवधि 6 वर्ष होती है। राज्यसभा की जो है अवधि नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ मतलब 2 जो है ये गलत है। 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यह जो है आपका सही दिया गया है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम जो है यह पारित हुआ था 1955 में। ठीक है, 1955 में, और 1976 में 1976 में इसका संशोधन करके इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या स्थायी मितव्ययता समिति, ठीक है, कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमिटीज भी है। तो इस कमेटी का जो नाम है वो आपका है प्राकलन समिति। ठीक है, प्राकलन समिति, ध्यान रखेंगे इस समिति में जो है 30 सदस्य होते हैं और ये सारे सदस्य केवल और केवल लोकसभा से होते हैं। इनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पर्वतीय स्लोप यानी कि हिल्स स्लोप पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है। तो फ्रेंड्स यह किया जाता है समोच्च रेखीय जुताई के द्वारा, यानी कि कंटूर प्लॉगिंग के द्वारा। ठीक है, चलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सोपान कृषि के द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है, परंतु समोच्च रेखीय विधि सर्वाधिक उपयुक्त है इसमें से, समोच्च रेखीय जुताई विधि। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। तो यह बताया था केपलर ने। ठीक है, केपलर ने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घाकार है, मतलब दीर्घवृत्ताकार है। ठीक है, और कोपरनिकस के द्वारा जो है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया गया, जिसमें बताया गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। तो इसका राइट आंसर केपलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देखते हैं, क्योंकि तो यह पृथ्वी के चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में एक समान समय लेता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यही कारण है कि हम चंद्रमा का सदैव एक ही भाग देख पाते हैं। देखिए भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है। तो इसमें से अगर हम बात करें तो यह मैक्सिको से नहीं गुजरती है, कीनिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील इन सब से होकर के गुजरती है। और ध्यान रखेंगे मालदीव से भी होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है कि कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं, तो कंटूर लाइंस जो हैं यह दर्शाती हैं बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को, 2 समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा यानी कि कंटूर लाइंस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, बराबर ऊंचाई वाले। चलिए उसके बाद देखिएगा
कि निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है इसमें से कौन सा है, तो कोयला है, प्राकृतिक गैस है, परमाणु ऊर्जा है, सभी है। अच्छा, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स जो है ये कौन है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा है। चलिए उसके बाद देखिए मिलान करना है। देखिए एक तरफ जो है ये क्षेत्र दिए गए हैं और ये किस लिए प्रसिद्ध हैं दिया गया है। गुरु महिसानी जो है ये कहाँ पर है, तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है, और मयूरभंज लौ एस्क हो जाएगा। ठीक है, तलचर जो है यानी कि तालचेर जिसको बोलते हैं यह भी उड़ीसा में ही है, यह कोयला के लिए फेमस है। जादूगोड़ा यह झारखंड में है, यूरेनियम के लिए फेमस है। और जावर जो है यह राजस्थान में है और यह सीसा और जिंक के लिए फेमस है। ठीक है, तो इसको आप लोग अब मिला लीजिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है। तो सैंडल पीक जो है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, इतना तो आपको याद है। और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है। इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है और यह पंजाब के ब्यास और सतलज नदी के संगम पर बने हरिके बैराज से निकाली गई है। तो यह सतलज और ब्यास जो है इसके संगम पर बने हरिके बैराज से निकाली गई है और इससे लाभान्वित राज्य जो है ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, ये सभी हैं। उसके बाद देखिएगा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुआ था मेघालय में, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है, यहाँ माइनस में जो है वृद्धि दर रही थी। प्रसिद्ध दर्शन दैत्य व दैत्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो दैत्य व दैत्यवाद का प्रतिपादन निम्बकाचार्य ने किया है। ठीक है, अद्वैतवाद का शंकराचार्य ने किया है, अद्वैतवाद का जो है ये शंकराचार्य ने किया है। ठीक है, द्वैतवाद का किसने किया है, तो द्वैतवाद का माधवाचार्य ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि वह शासक, पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नाप करके लगान वसूल करना आरंभ किया था। तो यह शासक था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी था। इसके समय में लगान पैदावार का 1/2 भाग था। राइट आंसर इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद देखिएगा कि सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता था। तो इनको कहा जाता था सेट्टी। क्या कहा जाता था, इनको सेट्टी कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने 1336 में किया था। ठीक है, चलिए, और राजधानी हम्पी थी विजयनगर साम्राज्य की, जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर थी। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था। तो दिल्ली दरबार का आयोजन जो है राइट आंसर दिसंबर 1911 में लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय के समय में किया गया था। ठीक है, दिसंबर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और राजधानी को इसमें दिल्ली स्थानांतरित करने की बात कही गई थी। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी विलियम मेरी के भारत आगमन पर स्वागत हेतु इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो 1920 में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी हुई थी बारदोली में, 12 फरवरी 1922 को औपचारिक रूप से इसको जो है ख़त्म करने का, आंदोलन को स्थगित करने का इन्होंने ऐलान किया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। उसके बाद देखिएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, और इसके प्रथम सत्याग्रही जो थे ये विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ये तीनों सत्याग्रहियों का नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है किसको, तो ये चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। ठीक है, शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच को 1854 में लागू किया गया था। वुड डिस्पैच पूछेगा तो 1854 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित किया था। तो इन्होंने यह पत्रिका जो है
गुजराती भाषा में प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सुमेलित है। इसमें सुमेलित कौन सा है, तो देखिए ये हंटर कमीशन है। हंटर कमीशन यह शिक्षा से संबंधित कमीशन है। 1882 में ये स्थापित किया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के समय में विलियम हंटर की अध्यक्षता में। उसके बाद देखिएगा कि करम शाह तथा टीपू मीर ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, बताइएगा। तो इन्होंने किया था पागलपंथी विद्रोह का, पागलपंथी विद्रोह का, ठीक है। और इसका जो विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र जो था ये बंगाल था। अगला प्रश्न है कि द्वैध शासन जो है बंगाल में कब लागू किया गया था। तो द्वैध शासन जो है रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था, ठीक है। और इसका अंत किया था किसने, समाप्त किसने किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1765 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, पर्ल हार्बर पर आक्रमण जो है जापान ने किया था 7 दिसंबर 1941 को। तो 41 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1941। और इसके जवाब में 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर आक्रमण किया था, परमाणु बम गिराया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ से मैं आपको 25 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करवा रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL वुमेन प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए थे। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुल जो है 22 मैच खेले गए थे। 20 जो लीग मैच हुआ था और 2 जो है प्ले ऑफ लीग मैच हुआ था, मतलब प्ले ऑफ मुकाबला हुआ था, और 20 लीग मैच हुआ था। टोटल 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले संस्करण का विजेता मुंबई इंडियंस रहा है, ध्यान रखेंगे। और इस बार जो है IPL 2023 का खिताब जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। चलिए अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए। फरवरी 2023 में जो है 3 राज्य में विधानसभा चुनाव कराया गया था, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में। मणिपुर में नहीं हुआ था। उसके बाद देखिए बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस की तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो ये 15 फरवरी के दिन, ठीक है फ्रेंड्स। और यह जो है मुंगेर में तारापुर गोलीकांड में जो शहीद हुए थे उन्हीं की स्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है। मसाला उत्पादन में भारत में जो अब राज्य बन गया अग्रणी, ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा। निसार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नासा इसरो। देखिए नासा इसरो सिंथेटिक, नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार, ठीक है, याद रखेंगे। नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार 2024 तक जो है इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। श्री अन्न सम्मेलन यानी कि वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। हाल के दिनों में चर्चा रहा मथुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो मथुआ महामेला इसका आयोजन किया गया कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो ये लिया था लगभग 70 देशों के। 70 देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स 17वां प्रवासी दिवस जो है इसका आयोजन इंदौर में किया गया और इसमें मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति, कहाँ के, तो गुयाना के राष्ट्रपति, इनका नाम क्या है, इनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ये मुख्य अतिथि थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है नाटू नाटू को, ठीक है, नाटू नाटू को। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म अगर पूछा जाए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के तहत, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है इसका नाम है फेबल मेंस, ठीक है, फेबल मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नाटू नाटू हो जाएगा। मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था, अमेरिका न्यू ओरियंस शहर में, ठीक है। और 2022 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है आर बोनी गैब्रियल ने, आर बोनी गैब्रियल ने जीता है। उसके बाद देखिए हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है, तो फ्रेंड्स इनका नाम है शिवा चौहान, ठीक है, ध्यान रखेंगे, शिवा चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो इसमें पुरुष एकल का खिताब जो है ये जोनाथन क्रिस्टी ने जीता है। जोनाथन क्रिस्टी इंडोनेशिया के हैं
महिला एकल का खिताब जो है ये जीता है किसने, तो महिला एकल का खिताब जीता है, यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ, आन से यंग। ये कहाँ की हैं, ये साउथ कोरिया की हैं। चलिए उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का थीम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। इसका थीम है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टैचू ऑफ बिलीफ, प्रतिमा, यह भगवान किसको समर्पित है, शिव को समर्पित है, और यह जो है फ्रेंड्स भगवान शिव से संबंधित है, और ये कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। क्वाड में कौन कौन से देश हैं, तो ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है और अमेरिका है। ये चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 था, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ठीक है, 2023 में किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। 2022 में इसका सम्मेलन जापान में किया गया था। उसके बाद देखिए किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है, तो यह शहर जो है यह अहमदाबाद है। ठीक है, अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है, तो एयर इंडिया ने ये दिया है विस्तारा एयरलाइंस के साथ। विस्तारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश द्वारा किया जाएगा, तो फ्रेंड्स यह श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान जो है ये आपसे पूछा गया है, बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें जो है भारत का स्थान 126वां है। ठीक है, पहले स्थान पर फिनलैंड है। इसको जारी करता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 32वें व्यास सम्मान 2023 से किससे सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम है ज्ञान चतुर्वेदी, और उन्हें यह पुरस्कार जो है उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया है, ज्ञान चतुर्वेदी। उसके बाद देखिए पाक जलडमरू को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो इनका नाम है, बताइए, संपन्न रमेश सेलार। ठीक है, संपन्न, यहाँ मैं लिखता हूँ संपन्न रमेश सेलार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड प्रदान किया गया है, तो ये INS द्रोणाचार्य को किया गया है। भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई है, तो यह राजस्थान के जयपुर में की गई है। मैथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया, तो फ्रेंड्स यह किया गया है किसके द्वारा, नितिन गडकरी जी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो उनका संबंध जो है समाज सेवा से है। ठीक है, समाज सेवा राइट आंसर इसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हमने 95 प्रश्न कवर करवाया हुआ, 25 करंट अफेयर्स का प्रश्न मैंने कवर करवाया हुआ आपको। अपने स्कोर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।